पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी संघ राज्य विधायी संबंधों पर। आज की कक्षा में पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासनिक संबंध है, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, और उसके बाद फिर वित्तीय संबंध है 264 से लेकर 281 तक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रशासनिक संबंध हैं उनका उद्देश्य यह है कि दो स्तरों पर सरकारें स्वतंत्र या स्वायत्त रूप से कार्य कर रही हैं और दोनों के साझा संवैधानिक लक्ष्य हैं, और वो है संसाधनों का समतामूलक वितरण करना आवश्यकता के अनुसार और अधिकारों का संरक्षण करना। इसके लिए दोनों जो सरकारें हैं संघ और राज्य स्तर पर, वो एक दूसरे की सहायता भी करती हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करके इस साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। अब इसमें ध्यान यह रखना है होता है कि दोनों के बीच शक्ति का संतुलन इस रूप में हो ताकि न तो केंद्र सरकार की नीति को लागू करने में कोई समस्या हो और न ही राज्य सरकारों की नीतियों को लागू करने में कोई दिक्कत आए। यही इस पूरे प्रशासनिक संबंध का मूल तत्व है कि कैसे हम संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को या कार्यपालिका की शक्ति को हम एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रयोग में लाएंगे और कैसे दोनों सरकारें अपने अपने स्तरों पर कार्य करके संवैधानिक लक्ष्य जो साझा है उसकी प्राप्ति करेंगे। एक एक करके हम लोग थोड़ा अनुच्छेद पर भी नजर डालेंगे क्या है उसमें, और उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। 256 यह कह रहा है कि राज्यों की ओर संघ की बाध्यता, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। दो बातें इस अनुच्छेद में कही गई हैं। एक बात यह है पहली कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह इस रूप में प्रयोग में लाई जाएगी कि कोई भी संसद की विधि या कोई भी ऐसी विधि जो राज्य में प्रभावी है उस पर किसी तरह का कोई समस्या उसकी नहीं आए और उसका अनुपालन सुनिश्चित होता रहे, ताकि संसद की विधि या कोई भी वैसी विधि के प्रयोग में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। और दूसरी बात इस अनुच्छेद में यह है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो वह राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन केवल दिशा निर्देश दे सकती है। यहां लिखा है ऐसे निर्देश देने तक होगा, केवल वह दिशा निर्देश ही दे सकती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राइट। इसी तरीके से दो बातें यहां अनुच्छेद 256 में कही गई हैं। दूसरा है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। दोनों बातें कही जा रही हैं कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस रूप में हो कि संसद की बनाई गई विधियों का पालन होता रहे, और दूसरा 257 की तक बात है कि राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस रूप में करेगी कि उसकी वजह से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। तो राज्य सरकार की तरफ से यह बात है। तो दो बातें हो गई 256-57 में। क्या क्या? पहली बात इसमें क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग का आधार है वो क्या है? राज्य में
विधि का अनुपालन और संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन पर रोक। एक तो यह है, और दूसरी बात कही जा रही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यों को आवश्यक देने तक होगा। अगर मान लें ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य ने उस निर्देश को का पालन करने से मना कर दिया या उसकी अवहेलना कर दी, तो एक स्थिति यह है, अनुच्छेद 365 यह कहता है कि यदि राज्य ने संघ के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर दी है या उसको मानने से इनकार कर दिया है, तो यह मान लिया जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राज्यपाल की प्रतिवेदन के बिना भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हालांकि यहां पर दोनों बातें हैं कि राज्य और केंद्र दोनों को स्वायत्तता है अपनी अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए, दोनों की सीमा निर्धारित है ताकि कोई टकराव नहीं हो। लेकिन अंतिम रूप से अगर हम 365 को भी इसके साथ लेके पढ़ते हैं तो अंतिम रूप से संघ का नियंत्रण राज्य पर बना हुआ है। यह 256 257 की बात है। इसको पहले लिख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 256 से 263 के बीच, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। इसका मूल उद्देश्य दोनों स्तरों पर सरकारों द्वारा नीतियों का इस रूप में क्रियान्वयन है ताकि अधिकारों के संरक्षण और संसाधनों के समतामूलक वितरण, अधिकारों के संरक्षण और संसाधनों के समतामूलक वितरण का साझा संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त हो सके। साझा संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 256 और 257 के प्रावधानों से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं। अनुच्छेद 256 और 257 के प्रावधानों से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस रूप में होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस रूप में होगा जिससे उस राज्य में प्रचलित किसी संसदीय विधि का अनुपालन सुनिश्चित होता रहे। और दूसरा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस रूप में होगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान नहीं हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान नहीं हो। तीसरा है,
संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को केवल आवश्यक दिशा निर्देश देने तक होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य को केवल आवश्यक दिशा निर्देश देने तक होगा। राइट, यही हमने लिखा है, पैरा करके लिखे। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है, इन प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत के एकात्मक परिसंघीय ढांचे में, भारत के एकात्मक परिसंघीय ढांचे में हालांकि संघ और राज्य दोनों ही, हालांकि संघ और राज्य दोनों ही अपने अपने स्तरों पर अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निश्चित रूप से अंतिम शक्ति संघ के पास है। निश्चित रूप से अंतिम शक्ति संघ के पास है। परिसंघ के ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए, परिसंघ के ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए इन अनुच्छेदों में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग को केवल राज्य को दिशा निर्देश देने तक सीमित किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग को केवल राज्य को दिशा निर्देश देने तक सीमित किया गया है। दूसरी ओर यह सुनिश्चित किया गया है कि संघ के सुनिश्चित किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से संघ की ऐसी शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। संघ की ऐसी शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जहां तक भारत के एकात्मक परिसंघ में, जहां तक भारत के एकात्मक परिसंघ में अंतिम रूप से शक्तियों के, अंतिम रूप से शक्तियों के संघ में निहित होने का प्रश्न है, संघ में निहित होने का प्रश्न है, अनुच्छेद 365 का उल्लेख आवश्यक है। अनुच्छेद 365 का उल्लेख आवश्यक है। इसमें यह कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि यदि राज्य संघ के दिशा निर्देशों की, संघ के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। उसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी राज्य में
राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। अब यहां पर दो बातें और आ रही हैं। खंड 3 इसका देखें, 257 का कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक भी होगा। यहां पर यह भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो अन्य कार्यों के लिए वह दिशा निर्देश दे रहा है वो तो है ही, अगर उस राज्य में जहां रेलवे नेटवर्क क्रॉस कर रहा है उस राज्य से, वहां भी संघ को यह अधिकार है कि वह निर्देश दे सकता है उसको। दूसरा है जहां खंड 2 के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में, या अथवा खंड 3 के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए किसी निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च है, जो यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्माण में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा। बात बहुत सिंपल सी है, भाषा भले आपको ऐसी लग रही है। दो तीन बातें इसमें ध्यान में रखनी है। क्या है कि किसी भी राज्य में जो रेल नेटवर्क है उसकी सुरक्षा या उसके संरक्षण के लिए संघ को यह अधिकार है कि वह दिशा निर्देश दे सकता है, अन्य दिशा निर्देशों के अलावा। दूसरा कि संचार माध्यमों के संरक्षण, उसका निर्माण करना हो, संरक्षण करना हो या रेलवे का संरक्षण करना हो, उस पर जो राशि खर्च होनी है, अगर उस राशि उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है तो उसका भुगतान भारत सरकार द्वारा होगा राज्य को। किस आधार पर? दो आधार हैं, या तो भारत सरकार और उस राज्य के बीच कोई करार हुआ हो, कोई समझौता हुआ हो। अगर समझौता नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति एक मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और मध्यस्थ यह तय करेगा कि किस राशि का भुगतान किया जाएगा, तो वह भुगतान केंद्र सरकार या भारत सरकार राज्य को करेगी। राइट।